मैक्सिम की माँ का जीवन कठिन था, या कम से कम वह यही सबको बताती थी। वह मानती थी कि 2 बच्चों को अकेले पालना कोई आसान काम नहीं था। वह अक्सर खुद को पीड़ित दिखाती, दूसरों से सहानुभूति पाने की कोशिश करती और सार्वजनिक रूप से खुद को दुखी दिखाती। लेकिन घर में वह ऊर्जा से भरपूर रहती, अपने बड़े बेटे पर खूब ध्यान देती और अपनी बीमारियों व थकान को पूरी तरह भूल जाती। जब छोटे बेटे मैक्सिम ने घोषणा की कि वह शादी करने जा रहा है, तो उसकी माँ चौंक गई। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। रुको, तुम अब तक शादीशुदा नहीं हो। क्या तुम काफी समय से अकेले नहीं रह रहे? मुझे याद है कि तुम्हारी कोई लड़की थी। और तुम यहाँ आए कैसे? मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। मैक्सिम को तुरंत अपनी यात्रा पर पछतावा हुआ। लगभग 2 वर्षों से उनका रिश्ता ज्यादातर फोन कॉल्स तक ही सीमित था। लेकिन यह महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए। कम से कम उसकी माँ को उसकी होने वाली पत्नी से मिलना चाहिए। अन्ना सेर्गेवना पूरी तरह से उदासीन नहीं थी, लेकिन वह खुश भी नहीं थी। मैक्सिम उसे अतीत की याद दिलाता था, एक ऐसा अतीत जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। भले ही वह उसका बेटा था, फिर भी वह उसे प्यार नहीं कर पाई, क्योंकि उसके लिए मैक्सिम उस आदमी की याद दिलाता था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक समय था जब वह एक अमीर पति के साथ सुखी जीवन जीती थी, बिना ज्यादा मेहनत किए आरामदायक जीवन बिताती थी। साल में 1 या 2 बार समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाना उसकी आदत थी। वह अपने जीवन से इतनी खुश थी कि खुद से ही ईर्ष्या करने लगी थी। उसका पति 20 साल बड़ा था और उसे बहुत लाड प्यार करता, इस डर से कि कहीं वह किसी और की तरफ आकर्षित न हो जाए। उसे लगता था कि पैसा उसे हमेशा अपने पास रखेगा, लेकिन उसे अपने पति से ऊब चुके काफी समय हो गया था। कभी कभी वह बाहर रोमांच की तलाश करती थी। उसका पति कभी कुछ नहीं समझ पाया। सालों तक उसने कहा कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन फिर वह गर्भवती हो गई। जब तक उसे पता चला, तब तक गर्भपात करवाने में देर हो चुकी थी। उसने अपने पति को यह खबर देने का फैसला किया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी। वह लगभग 30 का था, उनका बेटा पहले से ही 23 साल का था, तो उसे और बच्चे की क्या जरूरत थी? पति की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उसने कहा कि वह घर छोड़ दे। शुरुआत में वह बुरी तरह टूट गई, लेकिन फिर एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पति की कुछ समय पहले प्रोस्टेट की समस्या के लिए सर्जरी हुई थी, जिसके कारण वह अब संतान उत्पन्न करने में असमर्थ था। उसने ये बात कभी नहीं बताई थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब उसे पता था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। कम से कम उसे यह तो यकीन था कि उनका पहला बेटा उसका अपना था। उसने अपने बड़े बेटे के लिए एक अपार्टमेंट की व्यवस्था कर दी ताकि वे सड़क पर ना जाएं, लेकिन वह अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। धीरे धीरे उसने मैक्सिम से भी दूरी बना ली। उसकी माँ ने बड़े बेटे पाशा के मन में उनके पिता के प्रति जहर घोल दिया, जिससे उसने भी अपने पिता को पूरी तरह नकार दिया। इन सब घटनाओं के बाद मैक्सिम की माँ को लगता था कि उसे अपने छोटे बेटे से प्यार न करने का पूरा हक था। उसकी नज़र में उसने उसकी बेफिक्र जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे गरीबी में जीने पर मजबूर कर दिया, मातृत्व अवकाश छीनने को बाध्य किया और उसका बसाया हुआ सब कुछ तबाह कर दिया। मैक्सिम को अपने जन्म की सच्चाई बहुत कम उम्र में ही पता चल गई। इसके लिए उसके बड़े भाई ने पूरी कोशिश की। आखिरकार सिर्फ उसकी माँ की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पाशा की जिंदगी भी बर्बाद हुई थी। जो कुछ उनके लिए सामान्य था, वह अब एक विलासिता बन चुका था। कम से कम मैक्सिम को यह समझ में आ गया कि उसकी माँ उसे इस तरह क्यों बर्ताव करती थी। वह देख सकता था कि उसकी माँ पाशा पर प्यार लुटाती थी, जबकि उसे पूरी तरह अनदेखा कर देती थी। लेकिन इसी कठोर परवरिश ने उसके चरित्र को मजबूत बनाया। अपने बिगड़े हुए भाई के विपरीत मैक्सिम ने खुद के लिए खड़ा होना और स्वतंत्र बनना सीख लिया। उसके पास हमेशा परिवार के बाहर दोस्त और सपोर्ट सिस्टम था। उसकी माँ उसके 5 साल का होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गिफ्ट के तौर पर एक सस्ते कोलोन की बोतल के साथ उसने उसे बताया कि वह उसके अपार्टमेंट में रह सकता है, लेकिन किराया देकर। समस्या ये थी कि अपार्टमेंट उसकी माँ का था ही नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई के नाम था। मैक्सिम का उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था, वह सिर्फ एक बोझ था, अतीत की एक अवांछित याद। उसने अपनी माँ की दरियादिली को आशीर्वाद के रूप में नहीं लिया, बल्कि
उसने फैसला किया कि वह खुद का किराए का घर लेगा, जहां उसे अपनी मां के तानों और अपने भाई के घमंडी रवैये को सहन नहीं करना पड़ेगा। सौभाग्य से उसने कम उम्र में ही पैसे कमाने का हुनर सीख लिया था। दुर्भाग्य से उसकी मां ने इसे भी नोटिस कर लिया। उसे लगा कि अगर वह पैसे कमा रहा है तो उसे अपनी कमाई साझा करनी चाहिए, क्योंकि गरीब बेचारा पाशा काम नहीं कर रहा था और मां की मदद नहीं कर सकता था। लेकिन मैक्सिम के अपने सपने थे। उसकी मां ने उसे घर से जाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसने खुद के लिए रास्ता बनाया और चीजें धीरे धीरे बेहतर होती गईं। हालांकि उसे अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ा, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं था। वह खुद पर निर्भर था, किसी से कुछ उम्मीद नहीं करता था। उसने ये स्वीकार कर लिया कि वह अकेला है और उसने शांति पा ली। उसने जमकर पढ़ाई की, लगातार काम किया, अपने कौशल को निखारा, नई चीजें सीखी और तकनीक में आगे रहा। नतीजतन वह एक प्रोग्रामर बना, अच्छी कमाई की, अपना अपार्टमेंट खरीदा और दुनिया घूमी। उसका परिवार कभी उसके बारे में सोचता भी नहीं था, जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसने तुरंत अपनी सीमाएं तय कर दी। तुमने कभी मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूं। मैक्सिम सिर्फ बड़े त्योहारों पर अपनी माँ और भाई को शुभकामनाएं देता था। बदले में वे भी स्वार्थी मैक्सिम की जिंदगी में दखल नहीं देते थे। इसी बीच पाशा ने कभी अपनी जिंदगी को संवारा नहीं। उसने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि डिग्री का कोई फायदा नहीं। उसका एकमात्र असली हुनर अपनी माँ से पैसे ऐंठना था, और उसकी माँ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मैक्सिम नहीं होता तो दोनों के लिए जिंदगी आसान होती। दोनों मिलकर पाशा के पिता को कोसते, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन अपनी संतान को विरासत छोड़ने के बजाय उन्होंने अपनी संपत्ति एक दूर के भतीजे के नाम कर दी थी। काश उसने अपने ही बच्चे के बारे में सोचा होता। पाशा और उसकी मां ने खुद को इस सोच में सांत्वना दी कि वह लालची बूढ़ा नरक में जल रहा होगा। पाशा जिंदगी में कुछ नहीं बना। उसे कम पैसे में काम करना अपनी तौहीन लगता था, इसलिए उसने अपराध का रास्ता चुना। आखिरकार चोरी करते पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। उसकी मां ने मैक्सिम से उसकी जमानत भरने की गुहार लगाई, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। उसकी मां कसम खाकर कहती रही कि उसका बेटा निर्दोष है, एक अच्छा और ईमानदार इंसान। लेकिन वह झूठ बोल रही थी। उसे हमेशा सच्चाई पता थी, फिर भी उसने अनदेखा कर दिया। पाशा यूं ही जिंदगी के किनारे किनारे भटकता रहा, हमेशा कानून की सीमा पर। उसने कभी अपना परिवार नहीं बसाया। दूसरी ओर मैक्सिम, जो अब 30 के करीब था, अपनी सच्चे प्यार से मिला और उसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाया, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आया। ओह, तो अब तुम हमें दिखावा कर रहे हो, हमारी तकलीफें हमारे मुंह पर रगड़ रहे हो। सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए उसकी माँ और भाई ने मुस्कुराकर उसे परिवार बसाने की बधाई दी, लेकिन वे उसकी शादी में नहीं आए। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि बिना तोहफों के उनका स्वागत नहीं होगा। बाद में मैक्सिम की माँ का फोन आया। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? सब ठीक है? फिर बड़ी सहजता से उसने पूछा कि वे कहाँ रह रहे हैं। मैक्सिम ने बताया कि वे अभी घर की मरम्मत करवा रहे हैं। उसकी पत्नी के पास पहले से ही एक अपार्टमेंट है और वे फिलहाल वहीं रह रहे हैं जब तक उसका खुद का घर तैयार नहीं हो जाता। उसकी माँ ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बात की और बात को भूल गई। लेकिन एक हफ्ते बाद वह अचानक बिना बताए उनके घर आ पहुंची। उसका आना पहले से ज्यादा अजीब था, खासकर उसका बर्ताव। अचानक उनकी जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाना। वह हफ्ते में 2 बार आने लगी, हमेशा पूछताछ करती। बस बोर हो रही थी, उसने सफाई दी। जब उससे पूछा गया कि वह पहले क्यों नहीं आई, तो उसने कहा कि वहां आने के लिए कोई सीधी बस या ट्रेन नहीं थी, लेकिन अब उसे वहां तक आसानी से और कम खर्च में पहुंचा जा सकता था। मैक्सिम को लगा कि शायद वह रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है, शायद उम्र बढ़ने के साथ अपराध बोध महसूस कर रही थी। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि उसकी मंशा कुछ और थी। वह मैक्सिम की पत्नी को भी परेशान करने लगी। हमेशा अपनी तकलीफों के बारे में बात करती। वह मुश्किल से ही पूछती कि वे दोनों कैसे हैं, बल्कि हमेशा अपने प्यारे पाशा के दुखों की शिकायत करती रहती। तुम दोनों कितने किस्मत वाले हो, वह बार बार दोहराती। आजकल किसके पास 2-2 अपार्टमेंट होते हैं और तुम इसे इतनी आसानी से ले रहे हो। मैक्सिम की पत्नी ने उसे समझाया, बिल्कुल, हम आभारी हैं, हमने इसके लिए कड़ी मेहनत की है।
अब तक इस जोड़े को समझ आ गया था कि सासू माँ इतनी बार क्यों आ रही थीं। वह उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूर कर पाशा की मदद करवाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरकार वह हार मान लेंगी और उन्हें अकेला छोड़ देंगी। लेकिन फिर हालात ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक दिन मैक्सिम की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह दफ्तर से जल्दी घर लौट आई, लेकिन उसने देखा कि उसकी सास पहले से ही अंदर थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने पूछा। सास इतनी चुपचाप अंदर आई थी कि बहू को पता भी नहीं चला था। वह अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, एक फोल्डर निकाल रही थी जिसमें दस्तावेज रखे थे। कुछ देर के लिए मैक्सिम की पत्नी बस देखती रही। फिर जब उसे एहसास हुआ कि सास अपार्टमेंट के कागजात ढूंढ रही है, तो उसने बोलना शुरू किया। बुजुर्ग महिला घबरा गई, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। फिर उसने अपनी बाजू से पसीना पोंछा और घबराहट भरी मुस्कान दे दी। मैं अस्पताल जाने की योजना बना रही थी, अन्ना सेर्गेवना हकलाते हुए बोली। उन्हें एक बीमा पॉलिसी की ज़रूरत होती है और मेरी कहीं मिल नहीं रही, उन्होंने हाथ उठाते हुए जोड़ा। और आप उसे यहाँ ढूंढ रही हैं? उनकी बहू ने हैरानी से पूछा। मैं अक्सर तुम्हारे यहाँ आती हूँ और हमेशा अपनी बीमा पॉलिसी साथ रखती हूँ। शायद मैंने इसे यहीं छोड़ दिया हो, इसलिए इसे ढूंढने का सोचा, सास ने सफाई दी। समझ गई, मैक्सिम की पत्नी ने सिर हिलाया। और आपको अस्पताल में भर्ती क्यों होना है? कुछ गंभीर समस्या है? युवा महिला जानती थी कि यह सब झूठ है, लेकिन उसने उसका साथ देने का नाटक किया। इस बीच सास ने पेट में जलन और कुछ टेस्ट कराने की बात बड़बड़ाई। मैक्सिम की पत्नी ने ध्यान से सुनने का नाटक करते हुए जल्दी से अपने पति को एक मैसेज भेज दिया। 15 मिनट बाद मैक्सिम आ गया और सीधे अपनी माँ से सवाल किया। वह अपनी पत्नी की तरह झूठ का नाटक करने वाला नहीं था। आप इस अपार्टमेंट में कैसे आईं? उसने सख्ती से पूछा। उसकी माँ झिझक गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। खुद को दोषी दिखने से बचाने के लिए उसने उल्टा अपने बेटे और बहू पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उसने गुस्से में कहा। तुम्हें दिखता नहीं कि पाशा और मेरे लिए जीवन कितना मुश्किल है? उसे अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं है। आजकल की लड़कियां सिर्फ अपार्टमेंट में दिलचस्पी रखती हैं। और तुम दोनों कितने स्वार्थी हो, दो दो घरों में रह रहे हो। कम से कम एक तो शेयर कर सकते थे। पाशा खुद काम करके अपना घर कमा सकता है, मैक्सिम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हम मुफ्तखोरों की देखभाल करने के लिए बातें नहीं हैं। ये एक गलती थी। उसकी माँ तुरंत पाशा के बचाव में आ गई। तो फाशेंका एक अच्छा इंसान है, दुनिया ही उसके साथ अन्याय करती रही है। जीवन ने उसे ऐसे संघर्षों में डाल दिया जो उसे कभी नहीं झेलने चाहिए थे। आखिरकार जब उस पर दबाव पड़ा तो उसकी माँ ने सच उगल दिया। यह सब पाशा का आइडिया था। योजना थी अपार्टमेंट के दस्तावेज चुराकर, प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाकर, बेचकर गायब हो जाना। अगर मैक्सिम की पत्नी समय से घर न लौटी होती तो वे सफल हो जाते। चाबी उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। माँ ने पिछली किसी मुलाकात के दौरान चाबी की छाप बना ली थी और पाशा, जिसके कुछ संदिग्ध लोगों से संपर्क थे, ने उसकी डुप्लीकेट बनवा ली थी। उसे इन सब चीज़ों का अच्छा अनुभव था। अब सब कुछ साफ हो गया। क्यों उसकी सास अचानक इतनी बार आने लगी थी? जब मैक्सिम अपनी माँ को डांट रहा था, उसकी पत्नी ने चुपचाप एक ताला बदलने वाले को बुला लिया। फिर उन्होंने उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, उसकी गालियों को अनदेखा करते हुए। अपने ही जन्म देने वाली माँ को बाहर निकाल दिया। कितनी शर्मनाक बात है, भगवान तुम्हें सजा देगा, अन्ना सेर्गेवना ने गुस्से में चिल्लाया। मैक्सिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम दोबारा यहाँ दिखीं तो हम अवैध घुसपैठ और धोखाधड़ी के प्रयास के लिए पुलिस में शिकायत करेंगे। उसकी माँ सिर ऊंचा करके चली गई, यह ऐलान करते हुए कि वह अब ऐसे एहसान फरामोश बेटे को देखना भी नहीं चाहती। मैक्सिम को लगा कि शायद, बस शायद, उसकी माँ ने इस बार सबक सीख लिया होगा, लेकिन नहीं। पाशा के लिए उसने जल्द ही एक और अपराध कर दिया। बाद में मैक्सिम और उसकी पत्नी को पता चला कि उसकी माँ और भाई दोनों जेल में थे। उसकी माँ ने एक काउंटी एस्टेट में सफाई कर्मचारी की नौकरी ली थी। कुछ ही समय में उसने और पाशा ने वहाँ चोरी कर ली, लेकिन इस बार उन्होंने गलत लोगों को निशाना बना लिया, बहुत खतरनाक लोग। मालिकों ने सुनिश्चित किया कि चोरों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके बावजूद मैक्सिम को अपने परिवार के मामलों से कोई लेना देना नहीं था।
उन्होंने अपनी राह खुद चुनी थी, लेकिन कहीं न कहीं वह जानता था कि वे अब भी उसे ही इन सब का दोषी मानते होंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी रहा था और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करके समर्थन दें। यह आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार मिलते हैं।